हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 30 सितंबर टैक्स ऑडिट के लिए लास्ट डेट है, तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था जिसमें हमें ये पता करना है कि क्लॉज बाय क्लॉज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या वर्किंग पेपर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, और क्यों ना वो हम अपने पार्ट पे ही पहले ही क्लाइंट साइड पे ही प्रिपेयर कर लिए जाएं, ताकि बाद में जब हम सीए के पास जाते हैं वो भी वही क्वेरीज निकाल के देता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेरीज जो सीए हमें बना के बाद में देता है, उसकी प्रिपरेशन हमें पहले ही कैसे करनी है, अपने बुक्स में से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है पहले ही, ताकि हम सीए के पास जाएं वो सारे वर्किंग पेपर लेके और आपकी ऑडिट को फाइनलाइजेशन होने में टाइम ना लगे। तो आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं सीए मिश्रा टेक्शन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको टैक्स रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहला पॉइंट, ये चेकलिस्ट जो मैंने प्रिपेयर करी है, ये चेकलिस्ट उसी हिसाब से है कि जब आप सीए के पास जाएंगे तो आपको सीए भी यही चेकलिस्ट देगा और इसी के बेस पे ही आपका डेटा को चेक करेगा। तो ये पार्ट हमें क्लाइंट के पार्ट पे ही चेक कर लेना है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है चेक ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमें सबसे पहले अपनी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट उठानी है और उससे अपने इस ईयर का जो हमारा डेटा है उसके ओपनिंग बैलेंसेस को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ओपनिंग ही गलत होंगे तो हमारी पूरी बुक्स बेकार रहेंगी। तो इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंसेस को सबसे पहले वेरीफाई करना है कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट होने चाहिए, जो कि हम जाके इनकम टैक्स की साइट से पिछली ऑडिट रिपोर्ट निकाल के और पिछली बैलेंस शीट को निकाल के उससे क्रॉस टैली कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो होता है हमारा टर्नओवर। तो आपको सबसे पहले टैली टर्नओवर विद जीएसटी, आप जीएसटी भरते हैं और जीएसटी से और टर्नओवर का रिको हमें बना के पहले ही अपने पार्ट पे रखना है। कोई भी मिसमैच है या कोई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कोई अमेंडमेंट करी है या कुछ भी है, तो एक चार्ट पे हमें प्रिपेयर करना है अपना रिकंसिलेशन किस चीज का, टर्नओवर का। तो टर्नओवर रिकंसिलेशन विद अपना जीएसटी। फिर आता है हमारा आईटीसी। आईटीसी मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी हमने इनपुट पूरे ईयर में लिए हैं, यानी कि परचेज से रिलेटेड, कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो परचेज और एक्सपेंडिचर मिला के इन आईटीसी का रिको भी हमें एक पार्ट पे कर लेना है। देन हमारा पार्ट आता है कि टैली ड्यूटीज एंड टैक्सेस विद जीएसटी पोर्टल। जब हम टैक्सेस भरते हैं या जीएसटी का हम काम कर रहे होते हैं तो ईयर एंड में हमारा कुछ ना कुछ या तो आईटीसी बचा होता है या फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी रेज हुई पड़ी होती है। तो हमें उसको क्रॉस टैली करना है कि वो पोर्टल से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस। बैलेंस शीट में जो कि पार्ट जाना है, ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। बैलेंस शीट में वही क्लोजिंग बैलेंस जाना चाहिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर शो कर रहा है। और वैसे भी आप देखेंगे तो हमारा जो हमने सेकेंड पॉइंट बताया एंड थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमारे जीएसटी ऑडिट में भी काम आने वाले हैं, जिसको हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के टाइम पे ही अगर हम प्रॉपर्ली रिको कर लेंगे तो हमें वहां पे भी इशू नहीं आएगा। वैसे भी हमारा टर्नओवर और परचेज यानी कि सेल एंड परचेज का रिको हमारा होना बहुत जरूरी है, तो उसे हमें प्रॉपर्ली अपने पार्ट पे ही यानी कि क्लाइंट के पार्ट पे ही ये रिको बन जाने चाहिए और हमारे पास वर्किंग पेपर में इनके रिकंसिलेशन लगे होने चाहिए। देन आता है टैली टर्नओवर एंड टीडीएस विद फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस टीआईएस। आजकल गवर्नमेंट ने 26 एएस के साथ साथ एआईएस और टीआईएस पे भी बहुत फोकस किया हुआ है और एआईएस टीआईएस के अंदर इंफॉर्मेशंस बहुत डिटेल्स में आ रही हैं। आप सबसे पहले जाएंगे अपनी टर्नओवर को क्रॉस टैली करेंगे एंड देन 26 एएस में एआईएस टीआईएस इन सब से आप कोरिलेट करके अपने टर्नओवर को यानी कि रिसीप्ट को ऐसा बनाएंगे जो कहीं भी हमारी कोई इनकम एस्केप ना हो जाए और उससे क्रॉस टैली कर लेना है। देन हमारा 6 पॉइंट आता है जो वेरीफाई द कैश बुक फॉर मोर देन 10,000 पेमेंट इफ एनी। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी पेमेंट कैश की 10,000 से ऊपर की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं होती है। तो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है और कैश बुक में जाके ये पार्ट चेक कर लेना है अपने ही पार्ट पे कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर तो नहीं है जो 10,000 से ऊपर का हो रखा हो और बिना अकाउंट पे चेक के यानी कैश में हुआ हो, उसको हमें अलग कर लेना है, क्योंकि वो हमारा डिसअलाउ होगा। देन वेरीफाई जीपी एंड एनपी रेशो। जीपी एंड एनपी रेशो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। आपको चेक करना है लास्ट ईयर की आप बैलेंस शीट उठाएंगे और इस बार की प्रॉफिट एंड लॉस उठाएंगे। दोनों प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ईयर के जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर हमारा कितना जीपी था और इस साल कितना जीपी है, या लास्ट ईयर जितना एनपी था इस बार कितना एनपी है। अगर इन दोनों में कोई मेजर डेविएशन आया है तो हमें चेक करना है उसका रीजन कि किस वजह से ये जीपी और एनपी में हमारा इतना ज्यादा जो मूवमेंट हुआ है वो किस रीजन की वजह से है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ेगा। जब भी ये क्वेरी की जाएगी तो हम उनको बता सकें कि ये इस वजह से हमारा जीपी या एनपी में चेंजेस हुआ है। देन 8 पॉइंट की अगर हम बात करें
तो वेरीफाई एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स। जैसा कि आप जानते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारे को वहां पे एक्सप्लेन करना होता है कि रिलेटिव्स को हमने क्या क्या पेमेंट्स करी हैं, तो उस पेमेंट्स की डिटेल्स को हम अलग से अगर पहले ही बना लेंगे तो हमको टाइम नहीं लगेगा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, और ये जाके सीधा हम उनको ये वर्किंग पेपर्स दे सकते हैं कि ये पेमेंट्स हैं जो हमने रिलेटिव्स के लिए करी हैं। इसके लिए भी हम वर्किंग पेपर एक अलग से बना लेंगे। देन 9th पॉइंट आता है वेरीफाई द टीडीएस डिडक्शन रिक्वायरमेंट। टीडीएस का पार्ट तो बहुत मेन है, क्योंकि आप जानते हैं जिस पे ऑडिट एप्लीकेबल होता है प्रोपराइटर के केस में और वैसे भी नॉर्मली, तो अगर कोई एक्सपेंडिचर आपका टीडीएस से जिस पे टीडीएस बनता है और आपने नहीं काटा तो उसका पोर्शन डिसअलाउ होता है, तो उसकी हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो टीडीएस के लिए लायबल हैं और हमने किस किस पे टीडीएस डिडक्ट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई शॉर्टफॉल हो, क्योंकि शॉर्टफॉल होगा तो वो आपका अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। तो उसकी एक प्रॉपर एक शीट बनानी है जो कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी डलती है, तो उस शीट से हम क्रॉस टैली करेंगे कोई टीडीएस का डिडक्शन ना रह गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक मेन पार्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली अगर नहीं कैलकुलेट होगा तो हमारी ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेगा। तो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को चेक करना है कि हमने रेट सही लगाया हो, क्या क्या एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, वो सब हमने उसके अंदर चार्ट के अंदर ले लिया या नहीं ले लिया। ये हमें अपने पार्ट पे ही इस काम को कर लेना है। चेक एडिशन एंड डिलीशन इन फिक्स्ड एसेट्स, और जैसा कि बैलेंस शीट में भी अगर हमने कोई भी एडिशन या डिलीशन किया है, इससे रिलेटेड जितने भी इनवॉइसेज हैं यानी एडिशन जितने भी हुए हैं उनकी डेट को चेक करना है, क्योंकि ये इसकी अगर हम अलग फाइल मेंटेन कर लें तो सीए भी हमसे आपसे क्या कहेगा कि जो एडिशंस के बिल्स हैं वो हमें हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसकी अगर हम सेपरेट फाइल बना लें तो हमारे वर्किंग पेपर में वो काम आ जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हमने 31 मार्च में ड्यू कर दिए, लेकिन अगर हम रिटर्न भरने से पहले उनको पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अलाउ हो जाते हैं। तो हमें अपनी बैलेंस शीट में उन एक्सपेंडिचर को अलग कर लेना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे हमें अलाउ होते हैं और वो हमने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पे कर दिए या नहीं कर दिए। अगर पे कर दिए तो हमें अलाउ हो जाएंगे, अगर पे नहीं किए तो उन्हें हमें सेपरेट रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएफ एंड ईएसआई पेमेंट डेट। जैसा कि आप जानते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी पीएफ और ईएसआई की प्रॉपर्ली डिटेल जाती है, जिसके अंदर ड्यू डेट क्या है और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट भी जाता है। अगर आपने वो डिले किया है तो वो भी आपका डिसअलाउ होता है, उसका चार्ट भी आप प्रिपेयर कर लें अपने पार्ट पे ही, ताकि वहां पे जाके हमें डेटा पे वर्किंग ना करनी पड़े और हमारे सामने सीधा का सीधा वो एक्सेल में रिपोर्ट निकल जाए। वेरीफाई एनी लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड फॉर मोर देन बैंकिंग चैनल। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से लोन हैं या डिपॉजिट्स हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट किए हैं या रीपे किए हैं। उनका प्रॉपर्ली एक डिटेल में चार्ट बनेगा, क्योंकि 269 एसएस और एसटी की जब बात करते हैं तो वहां पे यही चीज निकाली जाती है कि कौन कौन से हमने लोन को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं या रीपेमेंट किया है। टैली ऑल द बैंक बैलेंसेज आस्क फॉर रिकंसिलिएशन इफ एनी। अगर आपके बैंक बैलेंसेज हैं, कई सारे बैंक अकाउंट हैं, हमें उनके क्लोजिंग बैलेंसेज को बैंक स्टेटमेंट से टैली करना है, और अगर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो आपको अपना रिकंसिलिएशन वाला जो चार्ट है वो प्रिपेयर करके अपनी वर्किंग फाइल में रख लेना है, ताकि जैसे ही वो बैलेंस के डिफरेंस को पूछा जाए तो आप रिकंसिलिएशन चार्ट उनके सामने प्रेजेंट कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आस्क फॉर ऑल लोन स्टेटमेंट आस्क फॉर रिकंसिलिएशन इफ एनी। जितने भी लोन आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, जैसे सिक्योर्ड हैं वो तो अगर बैंक के थ्रू हैं तो आप उनके शेड्यूल ले लीजिए, उसके थ्रू उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को मैच कर लीजिए। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन है उनके भी कंफर्मेशंस आप अपनी वर्किंग फाइल में लगा लीजिए, ताकि वो सीए को देने के काम आ जाएंगी आपकी। अब कुछ बेसिक चीजें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे एनी नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस का नेचर चेंज हुआ है या ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई अपने बिजनेस नेचर में चेंजेस किया है तो वो भी हमें मेंशन करना है, क्योंकि जाते ही हम उसको बता सकें। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बिजनेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है या कोई शेयर्स का डीलिंग हुआ है, किसी का शेयर बढ़ा है या घटा है, वो सारी डिटेल भी हमें अलग से रख लेनी है। कोई प्रीमिसेस का लोकेशन चेंज हुआ है तो हमें एड्रेस चेंज कराना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो सारी चीजें हमें वर्किंग पेपर में रख लेनी है। एंड देन डिटेल्स ऑफ डिडक्शंस लाइक एलआईसी प्रीमियम, जितने भी हमें एटीसी एटीडी के अंदर जितने भी डिडक्शंस हमें क्लेम करने हैं उनकी भी एक फाइल प्लस उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें वर्किंग पेपर के अंदर रखनी है, ताकि हम उन्हें बता सकें कि कौन कौन सी डिडक्शंस हम क्लेम करने वाले हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर वैट जीएसटी। किसी भी एक्ट के अंदर अगर आपका कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है जो कि इससे रिलेटेड है, उसको आपको अपने पास रखना है, ताकि उसको अगर वो देखने के लिए मांगे तो आप उसको तुरंत वर्किंग पेपर के अंदर से निकाल के दे सकें।
कैश रिसीप्ट इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख, सेल ऑफ गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स, गिफ्ट रिसीप्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग द पर्सनल ट्रैंजेक्शन। जितनी भी कोई भी पर्सनल ट्रैंजेक्शन है, कोई भी हमने कैश में लेन देन किया है, कोई गिफ्ट है या कोई भी एबनॉर्मल चीज हुई है, इन सब के रिगार्डिंग हम पेपर्स को अलग बना के रखें। ये एक बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें अपने पार्ट पे ही प्रिपेयर करने हैं, यानी क्लाइंट को अपने पार्ट पे ही ये वर्किंग पेपर अगर फाइल में हम बना लें तो हमको ऑडिट रिपोर्ट पूरा कराने में हमें टाइम नहीं लगता।